आज हम बात करेंगे राष्ट्रवाद के उदय के बारे में। राष्ट्रवाद का उदय यूरोप से हुआ। यूरोप में इसकी भी शुरुआत फ्रांस के एक प्रसिद्ध कलाकार हैं फ्रेडरिक सारियू। उन्होंने 1848 में कुछ चित्रों की श्रृंखला बनाई। उन्होंने अपनी चित्रकारी में संसार का चित्रण किया और उन्होंने ये दिखाया कि संसार जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर के बना हुआ। जो सबसे पहला इसमें फोटो था उसमें यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए। इसमें सभी आयु, समाज के सभी वर्ग, वो आदमी और लंबी कतार में खड़े हुए हैं और एक स्वतंत्रता की देवी है। स्वतंत्रता की देवी के एक हाथ में तो मानव के अधिकारों का घोषणा पत्र है और दूसरे हाथ में ज्ञान की मशाल है। मतलब ज्ञान उदय हो रहा है, इसकी मशाल है। इस प्रतिमा के पास में निरंकुश संस्थानों के टूटे फूटे अवशेष पड़े हुए हैं और ये सरयू ने जो ये सोचा, यानी कि इसको यूटोपिया भी कहते हैं, इसमें दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं। इन लोगों की पहचान इसमें वस्त्रों द्वारा दिखाई गई है, उनकी राष्ट्रीय पोशाकों के द्वारा दिखाई गई। स्वतंत्रता की मूर्ति के आगे जुलूस में सबसे आगे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ये सब दिखाए गए हैं। फ्रांस का तिरंगा झंडा भी इसके अंदर दिखाया गया है। इसमें एक बात ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जर्मन लोग तब तक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने। इस चित्र में जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, सिसिली की राजशाही, लॉम्बार्डी, आयरलैंड, पोलैंड, इंग्लैंड, हंगरी, रूस के लोग चित्र में ईसा मसीह स्वर्ग से फरिश्तों के साथ दुनिया में अपनी नजरें जमाए हुए हैं और चित्रकार ने उनका उपयोग विश्व के राष्ट्रों के बीच परस्पर सामंजस्य के रूप में दिखाया है। राष्ट्रवाद के उदय की बात करेंगे तो हमें फ्रांसीसी क्रांति को याद करना पड़ेगा। फ्रांसीसी क्रांति से ही राष्ट्रवाद का उदय हुआ। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति जो थी उससे ये हो गया कि अब दुनिया में राष्ट्रवाद फैलेगा। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा, वे ही उसकी नीति निर्धारित करेंगे। यानी कि पहले राजा तय करते थे कि क्या होगा, राजशाही तय करती थी कि क्या कानून बनेंगे, लेकिन अब राजा नहीं तय करेगा। अब जनता खुद अपने चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा ये तय करेगी कि समाज कैसे चलना है। ये क्रांति सामंतवाद, वर्ग के विशेषाधिकार से यह मतलब है कि ऐसा होता है समाज के अंदर कुछ वर्ग होते हैं। कुलीन वर्ग होता है, कुछ जैसे सरकारी नौकरों का, उच्च सरकारी नौकरों का वर्ग, या पैसे वाले पूंजीपतियों का वर्ग, या बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों का जिसमें बहुत ताकत और पैसा जिनके पास है, इन लोगों का एक वर्ग होता है। भ्रष्ट, नौकरशाह, निरंकुश और अयोग्य राजतंत्र के विरोध मध्यम वर्ग का विद्रोह भी ये कहा जाता है। इस क्रांति के साथ ही पूरी दुनिया में राष्ट्रीय जागरण, राष्ट्रीय विद्रोह शुरू हुए। इस क्रांति ने मानव समुदाय को स्वतंत्रता, इस क्रांति के साथ ही विश्व में राष्ट्रीय जागरण, राष्ट्रीय विद्रोह प्रारंभ हुए। इसने इंसानों के समुदायों को स्वतंत्रता, समानता का संदेश भी दिया। फ्रांस की क्रांति के कारणों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जाएगा। हम आर्थिक कारण समझेंगे क्यों क्रांति हुई, बौद्धिक कारण समझेंगे किन लोगों ने इसको प्रभावित किया, तात्कालिक कारण भी समझेंगे, राजनीतिक और सामाजिक कारण भी समझेंगे। फ्रांस की क्रांति का सबसे मुख्य कारण अगर हम कहें निरंकुश राजतंत्र रहा। निरंकुश राजतंत्र किसे कहते हैं? राजतंत्र राजा द्वारा शासित किया जाता है। राजा को दैवीय अधिकार प्राप्त होते हैं। दैवीय अधिकार मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ, राजा अपने आप को देवता का प्रतिनिधि बना करके राज्य के अंदर दिखाता है। राजा अपने आप को दैवीय अधिकार प्राप्त बताता है। दैवीय अधिकार से मतलब ये होता है, राजा कहता है कि मुझे देवता ने, यानी कि खुद ईश्वर ने मुझे राज करने के लिए भेजा है। उसका बनाया हुआ कानून अंतिम होता है, उसकी कही बात अंतिम होती है, जो वो कह देता है उसी को कानून बना लिया जाता है। फ्रांस के बारे में अगर हम बात करें तो लुई 14वां काफ़ी दम्भी व्यक्ति था, लड़ाकू प्रवृत्ति का था और वो कहा करता था कि जो राज्य है वो वही है, मतलब लुई 14वां ही राज्य है और राज्य ही लुई 14वां है। उसने इतनी विशाल स्थायी सेना का गठन किया और जो सामंत होते थे, जो इलाकाई नेता होते थे, उनको भी दबाव में रखा। उनके प्रशासनिक अधिकारों से उनको वंचित कर दिया। प्रशासन तंत्र का पूर्णतः उसने सेंट्रलाइजेशन कर दिया। क्या हुआ कि इस प्रशासन का मुख्य स्रोत लुई 14वां ही बन गया। इसके बाद हम बात करेंगे मैरी एंटवानेट की। मैरी एंटवानेट लुई 16वें की पत्नी थी।
वो ऑस्ट्रिया की महारानी मेरिया थेरेसा की पुत्री और सम्राट जोसेफ द्वितीय की सगी बहन थी। वो यदि रानी श्रृंगार और दिखावा में व्यस्त रहती तो संभवतः लुई सोलहवें की परेशानी इतनी नहीं बढ़ती, परंतु वो राजनीति में हस्तक्षेप करती थी और अपने चापलूसों का कार्य राजा से करवाती थी। वह सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय का जीवित प्रतीक थी। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी होने के नाते निरंकुश राजतंत्र में वो विश्वास करती थी। इसके अलावा ऑस्ट्रिया और फ्रांस में पुरानी शत्रुता भी थी, इसके कारण फ्रांसीसी उसे विदेशी और घृणित ऑस्ट्रियन कहते थे। चूंकि वो राज परिवार में जन्मी थी, अतः वह आम आदमी की परेशानियों को नहीं समझती थी। एक बार लोगों का जुलूस रोटी की मांग कर रहा था तो उसने सलाह दी कि लोग केक क्यों नहीं खा लेते। उसे इतना भी नहीं पता था कि रोटी से केक बहुत ज़्यादा महंगा होता है और आम आदमी के लिए केक खाना बहुत दुष्कर काम है। वो राजनीति में दखल ना दे, इसके लिए उसके माँ, भाई, उसके करीबी सभी लगातार उसको चेतावनी दिया करते थे, लेकिन उसने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो देश की माली हालत से परिचित नहीं थी, फिर भी राजकाज में बहुत हस्तक्षेप करती थी। यदि क्रांति को होने में रानी एक कारण बनी तो क्रांति हो जाने के बाद राजा को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने में उसके षड्यंत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसा हो सकता था कि फ्रांस में जब क्रांति अपनी परिणति को पहुंचती तो लुई 14वें को फांसी न दी जाती, परंतु इसकी पत्नी मेरी एंटोनेट या दूरदर्शी कार्यों के कारण लुई 14वें को फांसी के तख्ते तक पहुंचना पड़ा। इसके अलावा राजकीय अर्थव्यवस्था भी एक बड़ा कारण है। ऐसा हो सकता था कि फ्रांस में जब क्रांति अपनी परिणति को पहुंचती तो लुई 14वें को फांसी न दी जाती, परंतु इसकी पत्नी मेरी एंटोनेट या दूरदर्शी कार्यों के कारण लुई 14वें को फांसी के तख्ते तक पहुंचना पड़ा। इसके अलावा राजकीय अर्थव्यवस्था भी एक बड़ा कारण है। पूर्व शासकों के निरंकुश राजतंत्र में राजा की व्यक्तिगत संपत्ति और राजकोष के सार्वजनिक धन में कोई अंतर नहीं था। राजा अपने इच्छानुसार जितना भी धन होता था राजकोष का वो खर्च कर सकता था। इसका कोई लेखा जोखा नहीं किया जाता था, किसी तरह का कोई प्रतिबंध भी नहीं था। राजा उसके दरबारियों को राज्य की सही आर्थिक स्थिति की जानकारी भी नहीं थी। इसके अलावा तुर्जो, नेकर, मिराबो जैसे लोगों ने जब उचित सलाह देकर राज्य को आर्थिक संकट से निकालना चाहा तो राजा ने सुविधा प्राप्त सामंतों, पादरियों, रानी की सलाह पर उनकी बातों को अनदेखा कर दिया और राज्य का खर्च बढ़ रहा था, जबकि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लोग कर नहीं दे रहे थे। इस कारण राज्य की आय का स्रोत घटता जा रहा था। अकर्मण्य शासन तंत्र भी एक बड़ा कारण था जिससे फ्रांस में क्रांति उत्पन्न हुई। लुई 14वां अच्छी तरह शासन इसलिए चला सका क्योंकि वह स्वयं योग्य था और योग्य मंत्रियों का चुनाव कर सकता था, लेकिन संयोग से लुई 16वां को कोलबैर और रिश्लू जैसे मंत्री उपलब्ध नहीं थे, और जब कुछ मंत्री उपलब्ध भी हुए तो उनकी योग्यता की अवहेलना कर उसने उन्हें बर्खास्त कर दिया। निरंकुश राजतंत्र के लिए शासन तंत्र का चुस्त रहना आवश्यक होता है। राजा गण सामंतों का विरोध करने में मध्यम वर्ग से सहयोग लेते आए थे, लेकिन इस वर्ग को इस तरह की मान्यता नहीं मिली थी कि वो राजा का पूरा समर्थन और उसके तंत्र का वाहक बन जाए। लुई 16वें के काल में सामंत विलासी हो गए थे, बेकार हो गए थे, और सामंतों के बिना राज्य चला पाना राजा के बस के बाहर होता है। क्योंकि सामंत होते क्या है कि राज्य को जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, राज्यों में बांटा जाता है, तो वो राज्य का शासन सामंत करते हैं, और शासन सामंत अगर विलासी, अयोग्य, अकर्मण्य हो तो आपके लिए वो उल्टा आपकी ताबूत में कील साबित हो जाएंगे।